हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यू टॉपिक। देखो बच्चों, न्यू टॉपिक हमारा ये है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है तो उस पर किस तरीके की फोर्स लगेगी और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, लिखिए टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया। मान लो माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू आपका यहाँ पे है और ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे इसका सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इधर, क्लियर, तो इस पर एक फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर जब फोर्स लगाती है तो बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। याद रखिएगा इसको, क्लियर है? किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू ई। क्लियर? अब यहां पर इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी और इस पे क्या होगा, ऑपोजिट होगी, इधर लग रही होगी। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज हमारे इक्वल है, भाई ये जो डाइपोल के पोल्स हैं ये इक्वल है ना, तो इस पर फोर्स इधर लग रही होगी और इस पर फोर्स इधर लग रही होगी। तो दोनों की कंडीशन में इस पर लगने वाली फोर्स F1 और इधर लगने वाली फोर्स F2 दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस कि द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगी हमारी यहां पर वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो नेट फोर्स होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। व्हाई? बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर हो रहा है? और ये हमेशा होगा, ये आपका हमेशा होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब, ऑलवेज। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बार बार बोल रहे हैं, देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट मीन्स कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सपोज करो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स इस पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स इस पे कम होगी उसके कंपैरिजन में। तो ये जो पर्टिकुलर डाइपोल होगा इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इट मीन्स ये डाइपोल मूव करेगा, लेफ्ट राइट मूव करे, अप डाउन मूव करे, वो बात अपनी जगह है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या ये अपने प्लेस से मूव ही नहीं करेगा? देखो मूव तो नहीं करेगा बट इस सेंटर के अलोंग, इस सेंटर के अलोंग ये अपने पर्टिकुलर, अगर एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके अलोंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इट मीन्स कि ये जो हमारा डाइपोल है ये अपने सेंटर के थ्रू रोटेट करेगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? मान लो यहां से कोई एक एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस गई, क्लियर है? अब इस एक्सिस के थ्रू ये जो डाइपोल होगा ये रोटेट करेगा इधर क्लॉकवाइज। क्या करेगा, इसमें क्लॉकवाइज करेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर हो गया? अब सुनो, अगर ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बच्चों लगेगा टॉर्क।
क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब जो हमारा टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस है। इट मीन कि ये लग रही है हमारी फोर्स, क्लियर है। तो इस फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, तुम खुद से सोचो, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, अंदर जा रही है इनवर्ड, क्लियर, और ये हमारा लग रहा है फोर्स। तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में यहां से अगर यहां से चेक किए तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये डिस्टेंस ही तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर यहां वाले चार्ज पर चेक करें तो देख लो आप, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मान लो कि ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ओवरऑल इसकी डाइपोल की लेंथ है, ये यहां से एंगल बना रही है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो इस ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट थीटा की तरफ, ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, या तो शिफ्ट कर लो, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ए साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर ए का कंपोनेंट यहां पे आएगा ए साइन थीटा, और यहां आएगा ए कॉस थीटा, क्लियर। इट मीन्स कि अगर हम टॉर्क के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे ये फोर्स क्या होगी, क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा ए साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, यहां पे क्या हो गया, क्यू ई ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आप चेक करो कि ये है क्यू ई ए साइन थीटा, तो जो नेट टॉर्क होगा, भाई मान लो यहां पे लग रहा है तो ये आप टॉर्क 1 मान लो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टॉर्क 2 निकाल लो, टॉर्क 2 पर भी जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, क्यू ई साइन। अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, क्यू ई ए साइन थीटा। अब आप क्या सोचोगे कि टॉर्क नेट निकाले अगर हम, तो टॉर्क नेट होगा हमारा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब टॉर्क 1 की वैल्यू तो ये है क्यू ई ए साइन थीटा, अब प्लस टॉर्क 2 की वैल्यू क्यू ई ए साइन थीटा। अब बच्चों सुनो, आप सोचोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि इस पर लगने वाली जो फोर्स है वो तो इधर है। तो आप यहाँ पे फोर्स को चेक करो कि जो इसका रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन इसका क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब फोर्स लगने से यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है तो दोनों की दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों टॉर्क को आप ऐड कर दो, ऐड करने पे बच्चों क्या आएगा, 2 क्यू ई साइन थीटा ए साइन थीटा, यही तो आएगा। अब यहां से आप देखो, इसको इधर दिखा देते हैं कि यहां पे आप लिखो 2 क्यू ए, ये आप एक साथ लिख लो, ई साइन थीटा। अब बच्चों यहां पे देखो क्या 2 क्यू ए, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ डाइपोल बोलते हैं, तो इसकी जगह पे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर ई वेक्टर साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या हम इस तरह की कोई कंडीशन वेक्टर में पढ़े कि जब भी ऐसा कुछ हो पी ई साइन थीटा, तो इसको हम पी क्रॉस वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस
ई, ये लिखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर से देख लो एक बार। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया, उस पर एक फोर्स F1 इधर लगी F2। अब हमें ये पता है कि नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये रोटेट कर रहा है अपनी पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास के थ्रू। याद रखना, सेंटर ऑफ मास की कंडीशन पे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इट मीन्स स्पिन कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। सो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ये भी बता दिया मैंने आपको, क्लियर है? फिर टॉर्क नेट निकालना है, तो इस चार्ज पे लगने वाला टॉर्क, इस चार्ज पे लगने वाला टॉर्क, दोनों को निकाला और दोनों को हमने ऐड किया। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है? और किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्लेस्ड है तो उस पर नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि नेट टॉर्क कितना होगा बेटा, बताइए। P क्रॉस E, ये लिख सकते हो। अब एक चीज सोचो, अगर हम इसको ऐसे लिख लें P डॉट E साइन थीटा, तो अब यहां से एक चीज चेक करो, ये जो P है इट मीन्स डाइपोल। ये डाइपोल हमारा कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो यूनिफॉर्म है, इट मीन्स ये भी कांस्टेंट है। तो जो हमारा टॉर्क है, नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा है ना, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स नेट टॉर्क डिपेंड अपॉन थीटा। अब यहां पे आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी और कब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। व्हेन टॉर्क नेट मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब आप क्या बताओगे? अब आप ये देखो कि साइन थीटा की वैल्यू, यहां पे क्या है, साइन थीटा ना, साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। तो अगर हम मिनिमम चेक करें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर कैसी होती है, मिनिमम होती है। क्लियर है? और अगर मैक्सिमम चेक करें तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हम ये सीख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कब होगी और कितने एंगल पे होगी। एक और बात समझ में आई कि टॉर्क जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल है किससे, साइन थीटा से, इट मींस थीटा से, बिकॉज डाइपोल कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चों, अब इसमें 2 केस आएंगे हमारे, चलिए देखते हैं उसको भी। 2 केस हमारे ये हैं कि सपोज कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक डाइपोल प्लेस्ड हो। ओके, ये इसका सेंटर हो गया। अब अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्लेस्ड है, भाई माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे प्लेस्ड है, तो इस पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सेम लाइन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये भी बोल सकते हो आप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रही है और उसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स की भी डायरेक्शन है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे आपका कैसे लग रहा है और इधर कैसे लग रहा है। जैसे प्लस है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जा रहा है, यहाँ पे फोर्स F1, ठीक है, और इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, F2। अब अगर ऐसा लग रहा है तो अभी भी ये डाइपोल कैसा है, स्टेबल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अभी भी ये डाइपोल कैसा है, स्टेबल है। क्लियर है? अब ये स्टेबल है तो हमें ये पता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। बच्चों अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अगर इस डाइपोल को हम थोड़ा सा भी शिफ्ट करें, स्लाइटली शिफ्ट करें, तो इसको अपनी ओरिजिनल इसी पोजीशन पे वापस आना चाहिए। अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहती। भाई कोई चीज स्टेबल है तो वो क्यों छोड़ेगी? तो क्या करेंगे कि हम एक बार चेक करते हैं कि अगर हम स्लाइटली इस डाइपोल को शिफ्ट कर दें ऐसे, यहाँ पे आपका आ गया प्लस क्यू और यहाँ आ गया आपका माइनस क्यू, तो क्या होगा बच्चों, ये जो डाइपोल है ये तुरंत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वापस आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारी एक और देख लो कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने इस डाइपोल को उल्टा कर दिया, मतलब प्लस क्यू इधर कर दिया और माइनस क्यू इधर कर दिया। अब क्या हो रहा होगा, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगी और माइनस क्यू से आपकी फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड F2। अब इस कंडीशन पे बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या ये मूव करेगा? अभी भी ये डाइपोल इक्विलिब्रियम पे है, अभी भी ये डाइपोल कैसा है बच्चों, इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर ये डाइपोल इक्विलिब्रियम पे है तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? ये जो डाइपोल हमारा था, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही था, तो जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्लेस्ड हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस्ड नहीं है तो वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होगा, अनस्टेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। अब ये स्टेबल कब है, मैंने अभी बताया कि ये स्टेबल तब है जब इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे या डाइपोल की जो डायरेक्शन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम इस चार्ज को भी क्या करते हैं, शिफ्ट कराते हैं स्लाइटली। इसको सपोज कर लो हमने ऐसे शिफ्ट किया, ये क्लियर, ये हमारा प्लस क्यू आ गया और ये हमारा माइनस क्यू आ गया। अब बच्चों अगर ये शिफ्ट हुआ ऐसे तो क्या ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इधर लगाएगी प्लस क्यू को, ये फोर्स इस पे तुरंत इधर लगेगा और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसी फोर्स लगेगी, कैसे टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब अगर क्लॉकवाइज हुआ तो ये ऐसे पलट जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि माइनस क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा और प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ऐसा होगा तो फोर्स F1 इधर हो जाएगी और F2 फोर्स इधर हो जाएगी, और दोनों ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। मीन्स व्हाट, ये अब कैसा हो गया, अब ऐसे हो गया ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? तो ये दो केस थे। अब इस दो केस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में ही ले जाना चाह रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि जो डाइपोल है उसको चाहती है कि वो मेरी ही डायरेक्शन पे रहे। क्लियर है? नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड always try
to align the dipole along its own direction. क्लियर हो रहा है? अपनी डायरेक्शन पे ही ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करना चाहेगा, लाना चाहेगा, और जैसे ही वो उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ए साइन थीटा। क्लियर है? तो आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क नेट इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर।